नमस्कार, बड़ी बहस में आपके साथ मैं हूं श्वेता त्रिपाठी। क्या एक देश में दो कानून हो सकते हैं? क्या एक देश के नागरिक को दो नजरिए से देखा जा सकता है? क्या एक ऐसे देश में जहां के नागरिकों को संविधान से मौलिक अधिकारों की सुरक्षा मिली हो, वहां नागरिकों के अधिकारों के प्रति दोहरा रवैया रखा जा सकता है? देश की सबसे बड़ी अदालत ने एक बार फिर ये साफ कर दिया है कि एक देश में दो कानून नहीं चल सकते। लिहाजा अदालत ने शरिया अदालतों को गैर कानूनी करार दिया है। हालांकि कोर्ट ने शरिया अदालतों के बैन नहीं उनको किया गया है, लेकिन कोर्ट की नजर में इन अदालतों का कोई मतलब नहीं है। शाहबानो केस के बाद दीनी मसलों पर सुप्रीम कोर्ट का ये दूसरा बड़ा फैसला है। अब सवाल ये कि क्या कोर्ट के इस फैसले से यूनिफॉर्म सिविल कोड की दलीलों को बल मिल रहा है? क्या इस दिशा में एक नई बहस की शुरुआत होती नजर आ रही है? आज बड़ी बहस में इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। शरीयत कानूनों पर आए सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले ने देश में एक बार फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बहस छेड़ दी है। यानी एक बार फिर इस मुद्दे के गरमाने के आसार हैं। देश के संविधान के तहत बने कानूनों के अलावा जो समानांतर कानून चलते हैं, उनका क्या होगा इसके बाद, इस जरा रिपोर्ट में देखिए। शरीयत कानून की मान्यता को सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर खारिज कर दिया है। देश की सर्वोच्च अदालत ये मानती है कि शरीयत कानून की कोई कानूनी मान्यता नहीं है, लिहाजा कोई भी इस कानून के तहत आए फैसलों को मानने के लिए बाध्य नहीं है और अदालत में इसके खिलाफ अपील कर सकता है। कभी भी कोई फतवा दिया जाए तो जो पार्टी कंसर्न है उसी के कहने पर ही फतवा दिया जाए, और फतवा देने से रोका नहीं, ना तो दारुल कज़ा को ना दारुल इफ्ता को इलीगल नहीं डिक्लेयर किया, इसीलिए उनकी रिपिटिशन डिस्पोज की है, अलाउ नहीं करी। हम इस फैसले को इस तरह देखते हैं कि इन्होंने रिट पिटीशन अलाउ ना करके बहुत अच्छा किया है, और जो उसमें प्रेयर थी वो बिल्कुल गलत थी कि हम लोग पैरेलल जुडिशरी रन कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का ताजा फैसला 2005 में दाखिल की गई दिल्ली के एक वकील की याचिका पर आया है, लेकिन इसके पहले भी एपेक्स कोर्ट कई बार शरीयत की कानूनी मान्यता को खारिज करता रहा है। इसकी शुरुआत 70 के दशक में आए शाहबानो केस के साथ ही हो गई थी, जब शाहबानो ने शरीयत कोर्ट से तलाक होने के बाद गुजारे भत्ते के लिए अदालत में याचिका दाखिल की थी। सुप्रीम कोर्ट ने शाहबानो के पक्ष में फैसला दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ इद्दत खत्म होने के बाद भी मुस्लिम महिलाओं को गुजारा भत्ता पाने का हकदार बताया था, बल्कि संविधान के अनुच्छेद 44 के तहत देश भर में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू नहीं होने पर अफसोस भी जताया था। तो जिस तरीके से शरीयत पर सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला आया, इसी पर हम बातचीत कर रहे हैं। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। लखनऊ से शिया धर्मगुरु मौलाना फिरोज हुसैन है हमारे साथ, देहरादून से लीगल एक्सपर्ट RS राघव हैं, रायपुर स्टूडियो से मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के सदस्य मौलाना मुजफ्फर हुसैन कादरी भी जुड़ चुके हैं, और भोपाल से मुस्लिम धर्मगुरु औसफ शाह मीरी खुर्रम भी हैं। मुजफ्फर हुसैन कादरी साहब, मैं आपसे सीधा सवाल यहां करना चाहती हूं कि यहां पर हम एक चर्चा कर रहे हैं जिसमें एक तरीके से ये कहा जा रहा है, बहुत सारे जो हमारे खास मेहमान हैं, कि जब कोर्ट ने ही इसकी परिभाषा दी है और अब इलीगल कर देना, ये कहीं से भी पूरी तरीके से ठीक नहीं बैठता। आपको क्या लगता है, आप किस तरीके से इस फैसले को ले रहे हैं? चलिए सीधे रुक कर लेते हैं लखनऊ का, जहां शिया धर्मगुरु मौलाना फिरोज हुसैन है। मौलाना फिरोज हुसैन साहब, मैं आपसे एक बात यहां समझना चाहती हूं कि तमाम जो चीजें हैं हमारी देश में, सर्वोच्च अदालत है सुप्रीम कोर्ट, अगर वो कोई ऑब्जर्वेशन दे रही है, कोई फैसला अगर दे रही है, तो उसके पीछे भी एक बहुत बड़ी वजह होगी, ये नहीं लगता आपको? जी देखिए, जो फैसला इस वक्त कोर्ट ने दिया है कि शरई अदालत को मान्यता न देने का,
उस कहीं ना कहीं असल में या तो उस चीज को पूरी तरीके से वाज़ेह तरीके से समझ नहीं पाए हैं लोग, या उस चीज को जो है सियासत में इस्तेमाल कर रहे हैं। मेरी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि जो भी कानून बनता है, चाहे दुनिया के अंदर कानून बने या शरई कानून, जो शरीयत का कानून है, वो लोगों को राहत देना है, ना कि कट्टरपंथी तरीके से किसी पर जुल्म करना है। आप इस चीज को समझे, मतलब जो काजी हो या वो जो भी हो इस वक्त कर रहे हैं, तो ये चीज देखें, शरीयत का जो भी कानून है वो इंसान को राहत देने के लिए, नजात देने के लिए, उसको सुकून पर, उसके हुकूक, राइट्स, खुसूसन उसके राइट्स का ख्याल रखते हुए शरई कानून जो है अल्लाह की तरफ से या रसूल की तरफ से जो हुक्म आया उसको पेश किया गया है। अगर उसके राइट्स पामाल हो रहे हैं, उसके खत्म हो रहे हैं, राइट्स खत्म हो रहे हैं, या कोई शिया धर्म गुरु या कोई भी काजी अगर उसके राइट्स को खत्म कर रहा है तो वो आगे बढ़ सकता हैगा। नहीं, तो ये बताइए ना, मैं ये चीज गलत है, वो चीज सही है। फिरोज हुसैन साहब, मैं यही समझना चाहती हूँ, मैं जानकारी दर्शकों को भी यही देना चाहती हूँ और आपके जरिए ही मैं इस बात को थोड़ा समझने की कोशिश करती हूँ। तो फिर मोबाइल पर पाबंदी, जीन्स पर पाबंदी, क्या ये लगता नहीं आपको कि एक तरीके से आजादी और अधिकारों पर ही रोक होगी? फिर तो जो आ चुका है पहले, पिछले दिनों की बात मैंने अभी आपसे, हाँ बिल्कुल, आप ये मोबाइल पे जी 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 बिल्कुल, देखिए ये मोबाइल पे पाबंदी, माइक पे पाबंदी और ये सब चीजें पाबंदी, ये नजरिए है, ये कानून नहीं है शरीयत का। आप इस चीज को समझे, ये नजरिए है, यानी एडवाइस भाई ये उनके मुफ्ती की नजर में ये मोबाइल पे हल्लो कहना हराम है, भाई ये ठीक अपना उनका नजरिया ना, कोई शरीयत, कोई कुरान, कोई हदीस, कोई अक्ल इस चीज को कबूल नहीं कर रही है। नहीं तो उसको, और ना कोर्ट उसको कोई, और ना कोई इंसान उसको कबूल कर, तो जहां अक्ल और इंसान को नुकसान पहुंच रहा है उसको कैसे कबूल कर ले? और ना फिर वो कोई कानून है शरीयत का, नाम आप दे दीजिए कुछ भी उसको, हाँ जी, लेकिन शरीयत के मुकाबले पर वो उसको नहीं कहा जाएगा कानून। उसको कानून नहीं कहा, फतवा यानी नजरिया, उसने अपना नजरिया देके मोबाइल पे हल्लो कहना हराम है, ये उसका नजरिया शरई कानून नहीं है, ये भी आप समझ लीजिए। आप उसको नहीं, एक चीज बताइए, ये बात मैं आपकी बिल्कुल मान रही हूँ, मैं आपकी बात बिल्कुल मान रही हूँ कि ये एक नजरिया है, चाहिए चाहे औरत हो चाहे मर्द हो। जी फिरोज साहब, मैं बिल्कुल मान रही हूँ, आप ये कह रही हैं बिल्कुल नजरिया है, मैं इस बात से आपकी इत्तेफाक रख रही हूँ, लेकिन मुझे ये बताइए कि अगर ये नजरिया है तो ये समाज में भी तो एक मैसेज ही दे रहा है कि अगर आप नहीं ये चीजें मानते हैं तो फिर आप इस्लाम को नहीं मान रहे हैं, इस तरह की बातें कह देना, ये क्या ठीक थी पूरी तरह से? देखिए फिर वही बात आ गई, अंधविश्वास, जब आदमी पास इल्म नहीं होगा, ज्ञान नहीं होगा, तो वो पीछे पीछे भागता है। लिहाजा इंसान को इसीलिए कहा गया कि खुद उस चीज की नॉलेज रखना चाहिए। शरीयत में, कानून के अंदर जो कानून इलाही है वो ये है कि इंसान को फ्रीडम यानी पूरी तरीके से इख्तियार दिया है, आजादी दी है उसको अपने कमाल की मंजिल पहुंचने के लिए। समझना, शरीयत ने सिर्फ इस चीज पे पाबंदी रखी, देखो तुम अपने आप को बर्बाद ना करो, तुम अपने हक को खत्म ना करो, तुम्हें अपना हक पूरी तरीके से हासिल करने का हक है। अगर चाहे तुम्हारे हक को कोई दुनिया में खत्म कर रहा है तो तुम लोगों से मदद मांगो, जिसका नाम कोर्ट है, कचहरी है, अदालत है, आप जो भी कह लो उसको अपनी जबान में। बिल्कुल बिल्कुल, बने रहिए आप हमारे साथ। रायपुर से भी खास मेहमान है, आपके पास आऊंगी फिरोज साहब, हमारे साथ खास मेहमान रायपुर से भी हैं। आप मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के सदस्य हैं मौलाना मुजफ्फर हुसैन कादरी। ये बताइए मुझे मुजफ्फर हुसैन कादरी साहब कि यहाँ पर एक जो फैसला आया है, क्या हम इसको इस नजरिए से देखें कि कोर्ट ने एक तरीके से एक रास्ता दिखाने की कोशिश की है यूनिफॉर्म सिविल कोड को आगे बढ़ाने को लेकर? उस रास्ते को जो है हम मतलब रास्ते को नहीं मानने वाली तो बात नहीं है, लेकिन उस ऐसा रास्ता हो जो जिससे मतलब शरीयत को बेदखल कर अगर कोई रास्ता बताया जाए तो वो रास्ता जो है उसे माना नहीं जाता। जी, जो भी रास्ता बताया जाए उसको, उस पर जो है ना शरीयत को मद्देनजर रखकर रास्ता बताया जाए, वो उस पर इंसान जो है ना अमल पैरा हो सकता है। अगर उसको शरीयत से हटाकर किसी कानून को आप किसी पर थोपते हैं तो वो उस पर जुल्म किया जा रहा है। नहीं, लेकिन कादरी साहब यहाँ पे पाबंदी थोड़ी ना लगाई गई है, कादरी साहब यहाँ पे पाबंदी थोड़ी ना लगाई गई है, कोर्ट तो ये कह रहा है पाबंदी थोड़ी ना लगा रहा है। आप जो फैसले दे रहे हैं, आप जो बातें कर रहे हैं, वो तो आप कर ही सकते हैं। यहाँ पे तो सिर्फ ये बात कही गई है कि इलीगल है, लेकिन यहाँ पे कोई रोक तो नहीं लगाई गई है, कोर्ट ने पाबंदी नहीं लगाई है। फिर कोर्ट में पाबंदी नहीं लगाएगी और फिर अगर वो तफरका पैदा करे, ये भी तो मुमकिन नहीं है ना।
आपस में तफरका पैदा करना ये भी मुमकिन नहीं है। कोर्ट का ये काम नहीं है कि वो जो आपस में तफरका पैदा करे। किसी चीज को कोर्ट कह रहा है उसको मानिए आप, और किसी शरीयत से हटकर और कोई बात हमारे सामने आए और उसको जो है उस कौम मुस्लिम नहीं माने, तो ये फर्क वाली बात हो गई ना। कोर्ट नहीं, को ऐसा माने काम ना माने ये तो व्यक्ति के ऊपर होगा, उसका जो उसके विवेक पर है वो तो उसके हिसाब से चल सकता है। कोर्ट ने ये कहा है कि अगर आपको लगता है तो आप मान लीजिए, चलिए उसके हिसाब से। लेकिन दरअसल अगर हम संविधान के तहत बात करें, हम कानूनी दायरे की बात करें, तो वो उसमें नहीं आता है। सिर्फ ये बात कही गई है। भोपाल से भी मुस्लिम धर्मगुरु औसफ शाह मीरी साहब है, आपके पास लौटूंगी। एक बात बताइए औसफ शाह मीरी जी, हम इतनी देर से चर्चा कर रहे हैं, दरअसल आप लोग को क्या लगता है होना क्या चाहिए फिर? पूरे हिंदुस्तान में काजी एक्ट को पूरी तरीके से लागू करना चाहिए। हर जिले में काजी इस बात को कोर्ट को और समझना उलमा के साथ, किसी भी मजहब के साथ कोई बात हो तो जी आप अपनी बात पूरी करें। पूरे देश में जितने जिले हैं, 644 जिले हैं, उन हर जिलों में एक मुस्लिम पर्सनल लॉ पंचायत आर्बिट्रेशन होना चाहिए। उसके तहत तमाम उलमा मिलकर फैसला करें। एक बात ध्यान में रखिए, फतवे के माने होते हैं राय, ओपिनियन, सुझाव। तो फतवा देते हैं मुफ्ती साहब। मुफ्ती साहब के लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कोई प्रोविजन नहीं है, ठीक है। लेकिन काजी साहब फतवा नहीं देते, फैसला देते हैं। हाँ, फतवे में और फैसले में फर्क होता है जी। काजी को फैसला देने का हक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है, काजी एक्ट 1880 के तहत। अगर कोई साहब उसको असंवैधानिक कहते हैं तो पूरे देश में संवैधानिक संकट खड़ा हो जाएगा। उसको असंवैधानिक नहीं कहा जा सकता जी। ये जबानी जमा खर्च का मामला नहीं है, ये कानूनी बात है। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए मसला बहुत जरूरी है और इस पर बातचीत भी इसलिए हो रही है। तो जो शरीयत अदालतें काजी साहब के मातहत काम कर रही हैं वो लीगल हैं। उनके तमाम फैसले लीगल हैं। उनके किसी फैसलों से किसी पक्ष को असहमति है, एतराज है, तो वो अपर कोर्ट में अपील करते हैं। जी। अब कोई अपील करने गया और जज साहब ने उस पर जो राय दे दी, तो ये अंतिम फैसला तो नहीं है। अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मिस्टर राजेंद्र कुमार लोढ़ा के पास रिव्यू के लिए जाएगा वो फैसला। मतलब आप लोग अभी रिव्यू के लिए जब वहां से अंतिम मोहर लगेगी तब माना जाएगा। ठीक है, ठीक है। मतलब रिव्यू के लिए अभी जाएगा और अभी रिव्यू के लिए से ले जाया जाएगा। चलिए, आप बने रहिए हमारे साथ। आरिफ राघव जी, मुझे ये बताइए कि ये जो बात अभी यहाँ पर कही जा रही है, जिस तरीके से मौलाना मुजफ्फर हुसैन कादरी कह रहे हैं, इन बातों से आप कितने ज्यादा सहमत हैं? देखिए श्वेता जी, जब तक रिव्यू नहीं हो जाता फैसला, तब तक वो फैसला मान्य है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का कोई भी फैसला अपने आप में कानून की बराबरी रखता है और वो कानून के बराबर है। तो ये कहना कि सब अभी रिव्यू जाएगा, फाइनल नहीं हुआ है, फैसला तो फाइनल है। और जब रिव्यू होगा तो जैसा रिव्यू होगा, डबल बेंच को जाएगा या कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को जाएगा, वो जैसा डिसाइड करेगी तो आगे उस हिसाब से चलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं शरीयत कानून में और भारतीय कानून में कुछ अंतर हैं जिसको लेकर कोर्ट की चिंता है। जो कोर्ट, सिविल कोर्ट जो एक लागू करने वाली जो बात है कि एक भारत एक कानून क्यों नहीं होना चाहिए, तो ये अच्छा बहस का मुद्दा है कि जो अधिकार हम एक भारतीय कानून बिल्कुल एक व्यक्ति को, एक महिला को, एक बच्चे को देता है, क्या वही कानून शरीयत देती है? मैं आपके माध्यम से पूछना चाहूंगा कि जो भारतीय कानून है उसमें जो गवाही होती है, एक महिला की गवाही, एक पुरुष की गवाही, उसको एक नजरिए से और एक बराबर देखा जाता है। मैं चाहूंगा आप इनसे एक सवाल पूछें, क्या शरीयत में भी ऐसा होता है?
बड़ी बहस में आज हम खास तौर पर बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले की जिसमें साफ तौर पर कहा गया है मुस्लिम समुदाय की शरीयत अदालत को कोई कानूनी मान्यता हासिल नहीं है। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ लगातार जुड़ा हुआ है। लखनऊ से शिया धर्मगुरु मौलाना फिरोज हुसैन साहब हैं, देहरादून से लीगल एक्सपर्ट आर.एस. राघव जी हैं, रायपुर स्टूडियो से मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के सदस्य मौलाना मुजफ्फर हुसैन कादरी साहब हैं और भोपाल से मुस्लिम धर्मगुरु औसफ शाह मीरी खुर्रम जी हैं। लखनऊ का मैं रुख करना चाहती हूं। मौलाना फिरोज हुसैन, अभी आपने भी सुना होगा ब्रेक से पहले देहरादून से जो हमारे मेहमान हैं आर.एस. राघव, उन्होंने एक तरीके से एक सवाल किया है कि क्या शरई अदालतें भी उसी तरीके से समान नजरिए के साथ ही अपना कोई फैसला देती हैं जिस तरीके से भारतीय कानून की अगर हम बात करें जहां पे महिला पुरुष बच्चे घर जाते भी हैं तो उसी के समान नजरिए के साथ अपना फैसला सुनाया जाता है। क्या इस तरीके का ही प्रावधान शरई अदालतों में भी है? जी, शरई अदालतों में बिल्कुल इस तरीके का ख्याल रखा गया है कि ऐसा नहीं है कि औरत के कानून अलग हो या मर्द के कानून अलग हो, दोनों के राइट्स का ख्याल रखते हुए शरई कानून चलता है। ऐसा नहीं कि मर्द पे जुल्म करे या मर्द को आजादी दे दे औरत पे जुल्म करे। मिसाल के तौर पर घड़ी घड़ी दो बातें शादी की, जो आर.एस. साहब निकाह की और तलाक की और मिल्कियत की और जो मिराज की बात कर रहे हैं, तो वो कानून के जो शरीयत जो दुनिया के कोर्ट में है वही शरीयत कानून के अंदर है। ऐसा नहीं कि अलग है। शरीयत में हमारे क्या लड़की शादी करती है, लड़का शादी नहीं करता है। लड़का तो कबूल करता है, लड़की को पूरा राइट है कि जो भी अपने बाउंड रखना चाहे, शरायत रखना चाहे, रख सकती है। लड़का चाहे उसको कबूल करे या ना करे, लेकिन शादी जब लड़के ने कबूल कर लिया उस लड़की को, उसके बाद फिर लड़के पास एक हक यह है कि वो अपनी मर्जी से चाहे तलाक दे चाहे ना दे, यानी कि डिवोर्स दे। लड़की को हक नहीं है, क्योंकि लड़की को तो पहले ही सारी चीजें पावर दे दी कोर्ट ने और शरीयत ने भी, शरीयत के कानून ने भी। लड़की चाहे शादी करे या ना करे, लड़की सारे शरायत रख सकती है। लड़की कहती है कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, लड़का जो है उसको कहता है कबील। तो आप अगर उसके तर्जुमा करें अरबी जो होता है, उसके बाद लड़की को हक नहीं है कि वो चली जाए अपनी मर्जी से, क्योंकि उसने अपने आप को खुद वो करवाया कि मैं तुमसे करना चाहती हूँ। लड़के ने कबूल, जब सारे शरायत लड़के ने कबूल कर लिए तो फिर उसके ऊपर अमल करना लड़की का एक जिम्मेदारी है। और अगर ऐसा हो जाएगा तो ये लड़के पे जुल्म हो जाएगा कि आप उसके बाद राइट कर देते, औरत को राइट है कि वो जाए जब चाहे डाइवोर्स ले ले। अगर इस तरीके तो एक बिजनेस बन जाएगा। आर.एस. राघव जी, अब आप क्या कहेंगे? यहाँ पर ये बात कही गई है कि ऐसा अधिकार नहीं है, जो मुझे जितना समझ में आ रहा है, जितना मैं समझ पा रही हूँ बातों को, आप क्या कहेंगे? किस तरीके से आप लेंगे इस बात को? किस तरीके से लेंगे? मेरा जो सवाल था ना, हाँ जी श्वेता जी, हाँ, मेरा जो सवाल था वो ये था कि जैसा कि भारतीय कानून में अगर कोई महिला गवाही देती है, साक्ष्य देती है और कोई पुरुष देता है तो उसको समान नजरिए से बराबर माना जाता है। क्या ऐसा शरीयत में है? नहीं, इसी का ही जवाब दिया गया है। फिरोज हुसैन साहब ने इसी का ही जवाब दिया है। वो शादी को ही नहीं, इसका जवाब नहीं दिया उन्होंने। जी फिरोज हुसैन साहब, मैं शादी वाली बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक गवाही वाली बात कर रहा हूँ। जी फिरोज हुसैन साहब, ये सवाल आपने सुना होगा, इसका जवाब आपसे ही चाहती हूँ। हाँ, गवाही की जहां तक बात है, गवाही की बात है, हाँ गवाही की बिल्कुल ठीक है। गवाही की जहां तक बात है, सामान्य रूप से कोर्ट के अंदर एक मर्द, यानी अगर किसी के बारे में गवाही दे रहा है, मर्द की एक गवाही मानी गई है, ठीक है, एक तरफ एक मर्द के लिए, और उधर से अगर औरत नहीं है, मिसाल के तौर पे कोई आदमी नहीं है, तो दो औरतों की गवाही एक आदमी के बराबर मानी जाती है। वो उस बिना के ऊपर कि ऐसा ना हो कि ये झूठ बोले, क्योंकि दो औरत का गवाह होना उसकी तरफ से जरूरी, वो भी एक मसले के अंदर। इस चीज को जहन में रखना चाहिए, एक मसले के अंदर, ये नहीं कि हर मसले के अंदर दो औरतें और एक आदमी है। इस चीज को जहन के अंदर रखते हुए ऐसा नहीं, वो एक कंडीशन बिल्कुल अलग है। हर जगह नहीं है कि दो औरतें हों और चार औरतें हों और दो आदमी हों, हर जगह ऐसा बिल्कुल नहीं है, उसके लिए अलग है। कहीं कहीं पे ऐसा है कि एक औरत की ही गवाही काफी है, इसलिए कि अगर आकिल है, पढ़ी लिखी है और उसके अंदर इतनी सलाहियत है, कैपेसिटी है, तो उसको एक्सेप्ट कर सकती है, ऐसा नहीं है। जी, एक बात मैं यहाँ पर समझना चाहती हूँ, मौलाना मुजफ्फर हुसैन कादरी साहब, क्या अब भी आप लोगों को कोई गुंजाइश रह गई है सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद? आपकी आवाज नहीं आ रही है साहब। बिल्कुल, मैं चलिए भोपाल का रुख कर लेती हूँ, शायद आप तक आवाज नहीं पहुंच रही है। औसफ शाह मीरी साहब, सवाल आपसे ये है कि क्या अभी भी कोई गुंजाइश रह गई है सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद? आप लोगों को लगता है कोई गुंजाइश है? श्वेता तिवारी साहिबा, आप बार बार एक बात कह रही हैं, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि मान्यता नहीं है शरई अदालतों को।
हाँ। अगर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा है हाँ। तो फिर तो हिंदुस्तान में संवैधानिक संकट खड़ा हो गया, क्योंकि 65 साल से बराबर शरीयत कोर्टें, काजी कोर्ट्स काम कर रही हैं जी। और उनके फैसलों के मुताबिक रेवेन्यू कोर्ट में बंटवारों के फैसले हुए हैं, प्रॉपर्टीज के फैसले हुए हैं, जी। लोगों को बीमा का पैसा मिला है, कंपनसेशन मिला है, तो ये तो बहुत बड़ा हंगामा हो जाएगा। ये बात आप बार बार मत कहिए कि नहीं, हम नहीं कह रहे, ये बात तो मान्यता है तभी काम हो रहा है। आसिफ शाह मीरी साहब, मैं ये जो हम बात नहीं कर रहा कह हूं रहे, उसको ये ध्यान दरअसल से कोर्ट ने सुनिए। कहा है, इसी के लिए, इसी के बाद ही ये जो चर्चा कोर्ट ये ने शुरू हुई। अपने फैसले में आगे ये भी जी जी, कोर्ट ने अपने फैसले में आगे ये भी कहा है कि उनके फैसले असंवैधानिक नहीं है, ये भी तो लिखा है। तो यही तो मैं आपसे कह रही हूँ कि पाबंदी आपने नहीं पूरा लगाई फैसला गई पढ़ा कब है? आप अभी भी अगर अपनी बात रखते हैं तो आपने पाबंदी पूरा नहीं फैसला लगाई पढ़ा गई। नहीं है, आसिफ शाह आपने मीरी पूरा जी, फैसला पढ़ा नहीं है, या आसिफ वो शाह आरिफ मीरी साहब जी, मैं को आपसे लगातार, शायद आप मेरी बात सुन नहीं पा रहे हैं, मैं आपको बता रही हूँ, लगातार ये बात मैं कह रही हूँ आपसे कि पाबंदी नहीं लगाई गई है। ये भी कहा जा रहा है कि कोई अगर जाता है और अपने मसलों को लेकर, तो वहां पर वो अपनी बातें रख सकते हैं, अपनी राय तक दे सकते हैं। मैं लगातार आपसे यही बात कह रही हूँ कि अपनी राय भी दे सकते हैं, अपनी बात भी रख सकते हैं। तो ऐसे में तो मैं वही बात रख रही हूँ जो कोर्ट ने कही है। मैं जो आपसे गुजारिश कर रहा हूं जी, उसको ध्यान से सुनिए जरा पहले मेरी बात। जो कोर्ट काम कर रही हैं, काजी कोर्ट्स, शरीयत अदालतें, जी, वो हिंदुस्तान के कानून के तहत ही काम कर रही हैं। जी। और आपने जो आरिफ साहब को अपने लीगल एक्सपर्ट के तौर पर यहां पेश किया है, उनसे ये पूछिए कि क्या उन्होंने काजी एक्ट पूरा पढ़ा है, उसके कंटेंट्स पढ़े हैं। जी, अपन उसी मुद्दे पे बात करें, विषयांतर ना हो, अपन विषयांतर ना हो, विषय से नहीं भटके, मुद्दे से हम मौजू भटक पर ही नहीं रहे। बात आपकी करें, अपन चर्चा कोई, सब्जेक्ट पर आपकी ही बातों बात को ही हमने करें। आगे रखा है। आसिफ शाह मीरी साहब, जो नजरिया है उसी को साफ करने की कोशिश यहाँ पे की गई है, मुद्दे से नहीं भटके हैं। बहरहाल हमारे पास समय की पाबंदी है। आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो बड़ी बहस में आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।